नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यह वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए, तब आपको पता चलेगा कि यह कैसा वीडियो है और एग्जाम की दृष्टि से कौन से कितना महत्वपूर्ण है और कितना आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन की बात करें तो कामयाबी पर हक जताने का हक उन्हीं को है। कामयाबी पर हक जताने का हक उन्हीं को है जो नाकामयाबी में आपके साथ खड़े होते हैं। लंबाई या उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। लंबाई या उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। जिम्मेदारी उठाने वाले ही हमेशा बड़े होते हैं। यानी कि जिम्मेदारी उठाने वाले ही हमेशा बड़े होते हैं। यानी कि जो आपके सुख और दुख में साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है और वही आपको पता चलता है कि वही कितना मेरे लिए वह हेल्पफुल यानी मददगार साबित होता है, उसी समय आपको पता चलता है। चलिए तो दोस्तों, आज बात करते जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बात करते हैं यह अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है। यह घोषणा पुणे स्थित फर्म द्वारा देश की पहली कोविड-19 परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद की गई है। अक्षय कुमार के साथ साझेदारी का उद्देश्य माई लैब के उत्पादन और कोविसेल्फ जैसी किट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बात करते हैं और भी इसके बारे में। अक्षय कुमार तो भाई साहब मौज में हैं। इधर बाबू भैया कहते हैं ये तो अपना राजू है। राजू कहता है मैं किसी और का हूँ फिलहाल। क्या गजब का सीन है, इन्होंने मौज तो कर दी भाई साहब। तो ये अक्षय कुमार भैया जो है मौज ले रहे हैं और इधर बाबू भैया कहते हैं कि यह तो अपना राजू है और राजू कहता है कि मैं अभी किसी और का हूँ फिलहाल। तो चलिए तो दोस्तों और भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो यह हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अगर यह दिवस की बात करें तो यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के साथ विरोध आवाज़ उठाने के लिए यह मनाया जाता है। यानी दुर्व्यवहार जो बुजुर्ग है उसका इज्जत करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव करें, उसी की जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के अवसर पर यह प्रदान करता है। और बात करते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज, यानी कि इसका शॉर्ट नाम कहें तो INPE। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के अनुरोध के बाद यानी कि इस संस्था के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के 66/127 को दरकिनार करते हुए, यानी कि ये जो इसका एक तरह से संस्था है, उसका एक तरह से कोई कानून है, उसको इसी को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी गई। यानी कि इस दिन को मान्यता दिसंबर 2011 में इसको मान्यता दी गई। तभी से यह दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। आइए बात करते हैं। देखिए भाई साहब, ये तो बहुत मतलब कि बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत फोटो है। तो बात करते हैं किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा किसी ने उपवास रखा, कबूल उसी का हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। क्या फ़ोटो है दोस्तों, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत यानी कि बेस्ट फ़ोटो कहा जाए
यही वह फ़ोटो है जो आप हमें जुनून देता है तैयारी करने के लिए और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और एक बात कहेंगे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। बांदीपुरा में बेयान गांव सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला पहला, यानी कि सभी गांवों में टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव या गांव बन गया या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यानी कि बात करते हैं बांदीपुरा में बेयान गांव सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा बेसिक से चर्चा करते हैं। यानी कि बात करते हैं बांदीपुरा गांव में जो है कोरोना की टीका लगाने वाले जो पहला गांव बन गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये पहले उससे पहले हम कोरोना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य की बात करें तो राजस्थान है। दोस्तों यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले एग्जाम में कोरोना से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूर याद रखें और यह क्वेश्चन जो है आपको 1 नंबर दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए तो बात करते हैं और नेक्स्ट की तो कोविड-19 के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था। तो यह पंजाब था। कोविड-19 के कारण जो पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहले लगाया था। और बात करते हैं कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य की बात करें तो सबसे पहला गोवा राज्य था जो कोरोना से मुक्त हुआ था। वहीं बात करते हैं भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला किस राज्य में आया था। तो कोरोना वायरस की मामला की बात करें तो यह केरल राज्य में आया था। और वहीं बात करते हैं वह कौन सा क्षेत्र है, अगर यह क्वेश्चन पूछ ले वह कौन सा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं मिला था। तो कोरोना वायरस का मामला कोई भी नहीं मिला था, लक्षद्वीप में नहीं मिला था। अगर वही क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं कि कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर का जवाब दें। चलिए तो बात करते हैं और भी। बांदीपोरा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर यानी कि यूटी में जिले के एक गांव बेयान है जो देश का पहला गांव बन गया है जहां 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया। यानी कि 18 साल से जितने भी उम्र के आदमी हैं उसे सबको टीका लगाया गया है। और बात करते हैं वहीं 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। और बात करते हैं 15 अगस्त 2019 में एक विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। और बात करते हैं 15 अगस्त 2019 से को जो जम्मू कश्मीर को विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बना दिया गया था। और वहीं बात करते हैं 26 जनवरी 2020 को भारत में, यानी कि इसको बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 में ही इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूटी का दर्जा मिल गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब यूटी का दर्जा मिला था। तो संघ शासित क्षेत्र का तो 31 अक्टूबर को इस दोनों को एक यूटी का दर्जा मिल गया था। और वहीं बात करते हैं 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यानी कि पहले की बात करें तो पहले 9 केंद्र शासित क्षेत्र था और 28 राज्य थे। तो 28 राज्य थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो जम्मू कश्मीर को जो अलग करके 2 क्षेत्र संशासित बनाया गया और एक अंडमान निकोबार द्वीप साथी दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक कर दिया गया। उसी में से एक अब यूटी जो बन गया है 8 यूटी बन गया और 28 राज्य बन गए हैं। आइए बात करते हैं कि कितने यूटी है हमारे देश में, उसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे याद होंगे। और उसका जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल तरीका है याद करने का, दोस्तों भूलेंगे नहीं एक बार देखने के बाद। तो आइए तो उसके बारे में जो चर्चा करते हैं। चलिए उसके बारे में ट्रिक है, चलो दिल दे दो जो आप, चलो दिल दे दो जो आप, ये ट्रिक है बहुत ही अच्छा, इसे याद करने की बहुत ही सरल तरीका है। तो बात करते हैं चलो से, चौ से हो जाता है चंडीगढ़, लो से हो जाता है लक्षद्वीप और दी से हो जाता है दिल्ली, लौ से हो जाता है लद्दाख, दे दो से हो जाता है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। इसी को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। पहले ये अलग अलग थे। तो और बात करते हैं अगले, तो जो से बन जाता है जम्मू कश्मीर, वहीं आप से आ से बन जाता है यानी कि अंडमान और निकोबार और प से बन जाता है पुदुचेरी। तो दोस्तों यह भूलेंगे नहीं, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है और इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलो दिल दे दो जो आप, तो इससे 8 यूटी बन जाते हैं, तो आसानी से याद कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो बात करते हैं और नेक्स्ट की, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो और भी चर्चा करते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये सब जो है अभी बताए गए 8 यूटी है, उन्हीं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं।
और बात करते हैं लद्दाख और भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अगर पूछे केंद्रशासित राज्य तो लद्दाख है, और सबसे छोटा की बात करें तो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप समूह यानी कि किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में। यानी कि लक्ष्य रखो अरबपति बनने का, इसका जो हमेशा ट्रिक है जो कभी नहीं भूलोगे आप, कि लक्ष्य रखो अरबपति बनने का, यानी कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, तो आसान है याद करना। चलिए तो बात करते हैं और भी। जम्मू कश्मीर भारत का दूसरा सबसे बड़ा यूटी है, यानी केंद्र शासित राज्य है। वहीं बात करते हैं मनोज सिन्हा कि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। इससे पहले जो यूटी बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, तो पहला उपराज्यपाल जो बनाया गया था जीसी मुर्मू को बनाया गया था। और जो बात करते हैं यूटी, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद पहला उपराज्यपाल कौन बने थे, तो ये जीसी मुर्मू बने थे, और इन्हीं की जगह पे भी मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और भी इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है जम्मू कश्मीर, यानी कि ये पीओके क्षेत्र है, और यहाँ पे है लद्दाख, जिसको बांट के दो भाग में विभाजित किया है, लद्दाख और लेह। ये दो राज्य जिले हैं यहाँ पे लद्दाख में। और यहाँ बात करते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के तो श्रीनगर और जम्मू, यहाँ पे भी दो जिले हैं। और ये बीच में जो ये दिख रहा है ये लाइनें, ये जो लाइनें हैं ये कारगिल है, जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी हाल ही में किसको 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो बात करते हैं यह चुना गया है फिर से अजय पुरी को फिर से चुना गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं सेलुलर ऑपरेटर्स यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि COAI का फुल फॉर्म पूछे तो इसका हो जाता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और बात करते हैं इसका अध्यक्ष की, यानी कि एयरटेल के अध्यक्ष की बात करें तो प्रमोद कुमार मित्तल इनके अध्यक्ष हैं। और वहीं बात करते हैं COAI का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और वहीं बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 1995 में इसका स्थापना किया गया था। अब वहीं बात करते हैं एयरटेल की स्थापना की तो 7 जुलाई 1995 में इसका स्थापना किया गया था, आप देख सकते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से, यानी कि अब बात करते हैं जियो की, तो जियो का स्थापना की बात करें तो यह रिलायंस जियो की 2007 में हुआ था। वहीं BSNL की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड की, तो यह 15 सितंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करते हैं वोडाफोन यानी वोडाफोन आइडिया जो मर्ज होकर बन गया है यानी वोडाफोन आइडिया जो मर्ज हुआ है, तो 31 अगस्त 2018 में होकर ये वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गए। वहीं बात करते हैं अगर वोडाफोन की, तो फ़कत वोडाफोन की बात करें तो केवल वोडाफोन की, तो वोडाफोन की स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में न्यूबेरी यूनाइटेड किंगडम में। यानी कि ये वोडाफोन की बात करें तो यह अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कंपनी है, यानी ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी स्थापना 1982 में किया गया था। वहीं बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की, तो 15 जुलाई 2004 में रिलायंस कम्युनिकेशन का स्थापना किया गया था। और वहीं बात करते हैं यानी कि MTNL की, तो MTNL की स्थापना की बात करें तो 1986 में किया गया था। वहीं बात करते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के, इसका स्थापना यानी कि 1986 में किया गया था। और टाटा स्काई की बात करें तो यह 2006 में हुआ था, अगस्त 2006 में इसका स्थापना हुआ था। वहीं बात करते हैं टाटा डोकोमो की, तो नवंबर 2008 में टाटा डोकोमो का स्थापना किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने जारी की अपनी आत्मकथा बिलीव, यानी कि जो अभी हाल ही में किस क्रिकेटर के द्वारा अपनी आत्मकथा बिलीव को लॉन्च किया गया है, तो यह बात करते हैं सुरेश रैना की के द्वारा, यानी कि इसी का आत्मकथा है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अब बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यानी कि बात करते हैं इसकी आत्मकथा की, तो बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है पुस्तक के सह लेखक भरत सुंदरम, यानी कि इसके लेखक की बात करें तो भरत सुंदरम है। और सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द का वर्णन किया, यानी कि अपनी यात्रा में की बात करें तो सुरेश रैना ने सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाँह पर उकेरा है, यानी कि उकेरा था, यानी कि अपनी टैटू के रूप में जो बाँह पर उकेरा था उसके बारे में भी वर्णन मिलता है।
और बात करते हैं सुरेश रैना की पुस्तक की, तो यह पेंगुइन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और वहीं बात करते हैं 15 अगस्त 2020 में सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। यानी कि यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बात कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने जो संन्यास लिए थे 15 अगस्त 2020 में लिया था। यानी कि 15 अगस्त 2020 में इन दोनों ने, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख सकते हैं, ये सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। और बात करते हैं और भी पुस्तक के बारे में, तो यह पुस्तक और भी है, तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? 281 एंड बियॉन्ड, तो बीबीएस लक्ष्मण की यह पुस्तक है, याद रखिएगा। ये सब पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं और भी पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे, तो बात करते हैं पुस्तक की, सचिन तेंदुलकर की यह पुस्तक है। और बात करते हैं ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो यह पुस्तक सौरभ गांगुली की यह पुस्तक है। यानी कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो यह सौरभ गांगुली की पुस्तक है, जो बहुत ही बेबी आई है और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह जो है आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। यह एग्जाम में निश्चित ही पूछे जा सकते हैं, यह 1 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, और किस राज्य की सरकार द्वारा अगले साल से भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार के अपने संस्करण पेश करेगी। यानी कि बात करते हैं, तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कारों के समान ही अपने राज्य स्तर पर यह पुरस्कार पेश करने वाले हैं। तो राज्य स्तर पर भारत रत्न और पद्म भूषण के समान वह पुरस्कार को लॉन्च करने वाले हैं, तो यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च करने वाले हैं, तो लॉन्च किया जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। अब वही बात करते हैं असम सरकार की, अगले साल से भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। यानी कि उन्हीं की तरह पद्म भूषण यानी भारत रत्न की तरह ही अपने राज्य स्तर पर यह पुरस्कार को लॉन्च करने वाले हैं। और बात करते हैं कि जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार यानी 5 को असम विभूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। इन 4 पुरस्कारों को कम से ये राशि के अनुसार से दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में विस्तार से कि किन पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाएगी जो राज्य स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। और चलिए तो बात करते हैं, और बात करते हैं असम रत्न की, तो भारत रत्न की तरह ही असम रत्न का शुरुआत करेंगे, तो उसमें 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और बात करते हैं असम विभूषण पुरस्कार की, तो इसके अंतर्गत 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। और असम पद्म भूषण की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और असम श्री की बात करें तो इसके अंतर्गत 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी कि और बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, और वो सेकंड नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तो और पद्म विभूषण सेकंड स्थान पर होता है। वहीं बात करते हैं तीसरे स्थान पर पद्म भूषण होता है, और चौथे स्थान की बात करें तो पद्म श्री होता है। ठीक उसी तरह यह पुरस्कार को लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं और असम के बारे में, तो असम के बारे में बात करते हैं, तो असम की राजधानी है दिसपुर। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा, जो हाल ही में चुनाव के दौरान निर्वाचित हुआ है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और जो बात करते हैं असम के राज्यपाल की, तो जगदीश मुखी है। और असम के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एन कोटेश्वर सिंह है। और वहीं स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1947 में स्थापना किया गया था असम का। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या तो 14 है, लोकसभा सीट 14 है। और वहीं बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या तो 7 है। और यानी कि बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या तो 126 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के एक हिस्से के रूप में गठित शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को शामिल किया है? तो या किसको शामिल किया गया है? तो बात करते हैं अर्जुन कुमार सीकरी को शामिल किया गया है। आइए इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अगर बात करते हैं, अगर IAMAI का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं बात करते हैं DPCGC की फुल फॉर्म की बात करें तो डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं इसी में GRB का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है
शिकायत निवारण बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। यानी कि बात करते हैं जीआरबी किसी भी डीपीसीजीसी सदस्य की वीडियो, यानी कि किसी भी ये सदस्य की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित सामग्री संबंधी शिकायत का समाधान करेगा। यानी कि डिजिटल मीडिया पे जो भी वीडियो है, वीडियो यानी कि कोई भी संबंधित जो शिकायत होगी उसका निवारण करने के लिए इसे नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं वहीं एप्पल बुक माई स्ट्रीम एरोज नाउ और रील ड्रामा को जोड़ने के साथ डीपीसीजीसी के वर्तमान में सदस्यों के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के 14 प्रकाशक हैं। अन्य में से अमेजन प्राइम वीडियो, ऑल्ट, बालाजी फायरवर्क टीवी, हो चोई, हंगामा, लायंस गेट प्ले, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स शोरूम और उल्लू शामिल है। और तो वहीं बात करते हैं इसके बारे में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की तो बात करें तो अमित अग्रवाल है। वहीं बात करते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है। और वहीं बात करते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की तो 2004 में इसका स्थापना हुआ था। यानी कि ये इसकी जो नियुक्ति करने वाले हैं जितने भी सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उनसे संबंधित कोई भी शिकायत होते हैं तो उसी का शिकायत अधिकारी इसे नियुक्त किया गया है। उस पर कोई भी क्राइम या कोई भी घटना होते हैं उसके लिए इसको नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किसने जीता गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब? तो गेल फैंड चैलेंज का खिताब की बात करें तो यह डी गुकेश ने जीता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं डी गुकेश के बारे में। तो इसने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेल फैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। इसके साथ ही कुलिन मोल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। उन्होंने प्रज्ञानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते हैं और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों की अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे हैं। यानी कि भैया शीर्ष पर उभरे हैं। और बात करते हैं डी गुकेश के बारे में। तो इसको देख सकते हैं जो डी गुकेश है बहुत सा प्यारा सा और छोटू सा है, जो इसने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। तो यह बहुत माइंड मास्टर है दिमाग के। तो देख सकते हैं डी गुकेश किस प्रकार दिमाग को लगा रहे हैं। और बात करते हैं आइए और भी पुस्तक के बारे में। अब वही बात करते हैं यानी पुस्तक की, माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है? तो माइंड मास्टर पुस्तक की बात करते हैं तो यह विश्वनाथ आनंद की यह पुस्तक है, जो शतरंज के खिलाड़ी है और इसे माइंड मास्टर के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करते हैं माई बेस्ट ऑफ गेम चेस की बात करते हैं। यह भी विश्वनाथ आनंद की है, जो यह बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है चेस के और यह अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो विश्वनाथ आनंद किसकी? चलिए तो बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीनू माकड़ और कितने अन्य आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? यानी कि वीनू माकड़ के अलावा और कितने अन्य आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो बात करते हैं 9 वीनू माकड़ के अलावा और 9 जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। आईसीसी ने भारत के वीनू माकड़ सहित खेल के 10 आइकॉन को अपने शानदार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, और जिसमें कि 5 युगों के 2 खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के शुरुआती दिनों से ही इस सूची में शामिल है। वहीं बात करते हैं यह घोषणा 18 जून से साउथहैम्प्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के साथ हुई है। और बात करते हैं 10 जो खिलाड़ी अन्य को शामिल किया गया उसके बारे में आइए जानते हैं। प्रारंभिक युग यानी पूर्व 1918 के लिए दक्षिण अफ्रीका के आबरे फाल्कन और ऑस्ट्रेलिया के मोंटी नोबल को। और वहीं बात करते हैं अंतर युद्ध काल में 1918 और 45 के लिए वेस्टइंडीज के सर लैरी कॉन्स्टेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया के स्टैन मैकॉब को। और वहीं बात करते हैं युद्धोत्तर काल यानी 1946 से 1970 के लिए इंग्लैंड के टेड डेक्स्टर और भारत के वीनू माकड़ को शामिल किया है। और वहीं बात करते हैं एक दिवसीय युग यानी 1971 से 95 से वेस्टइंडीज के डेसमंड हैंस और इंग्लैंड के बॉब विलिस को शामिल किया गया है। वहीं बात करता है आधुनिक युग की 1996 से 2016 से जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संकरा को शामिल इसमें किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। चलिए तो बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो पूर्व भारतीय कप्तान निर्मल मिल्खा
सिंह का निधन हो गया है, वह किस खेल के टीम का कप्तान रह चुके थे, यानी कि रह चुके हैं। तो बात करते हैं वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल मिल्खा और जो स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा है, जो बात करते हैं जो स्प्रिंट लीजेंड मिल्खा की, तो यह उनकी पत्नी है। और बात करते हैं इसका कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी है। ये देख सकते हैं आप फोटो में, यह निर्मल मिल्खा है और ये उनकी पत्नी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब रिवीजन क्लास की ओर बढ़ते हैं। जो कल वाले जितने भी करंट अफेयर होते हैं उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया है। अब वही बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वही बात करते हैं मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पहुंची है 6.3%, यानी कि 6.3% भारत की मुद्रास्फीति यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति 6.3% पहुंची है। और बात करते हैं 15 जून से इजराइल होगा दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश, यानी कि 15 जून से यह दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया यानी 166 एक परिवार में यानी कि 166 परिवार के फैमिली के मुखिया का हाल में निधन हो गया। उसका क्या नाम है? तो जियोनो चाना उसका निधन है, जो मिजोरम से संबंधित है। अब बात करते हैं कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान की बात करें तो 67वें स्थान रहा है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसकी संस्मरण है? तो बात करते हैं यह अमर्त्य सेन की संस्मरण है यह पुस्तक। अब बात करते हैं किसने स्टेफेनोस सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो बात करते हैं नोवाक जोकोविच ने किया है। अब बात करते हैं हाल ही में किस मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो यह रेबेका ग्रिन्सपन को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र के लिए इनविजन मिशन को लॉन्च करेगी? तो बात करते हैं 2030 तक में इनविजन मिशन को लॉन्च करने वाली है। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यह रूस के साथ साझेदारी की है। अब बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो यह 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो जो एग्जाम की दृष्टिकोण की बात करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं लूना 5 चंद्र मिशन के बारे में। तो लूना 5 चंद्र मिशन के बारे में बात करते हैं तो यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस यानी कि बात करें तो रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो रोसकॉस्मोस इसके अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और वहीं बात करते हैं अक्टूबर 2021 तक चंद्रमा के बर्फीले यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर अपने अंतरिक्ष यान लूना 25 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो बात करते हैं 45 साल बाद रूस इस मिशन की ओर अग्रसर यानी कि आखिरी अंतरिक्ष यान की बात करें तो लूना 24 सोवियत संघ द्वारा अगस्त 1976 में लॉन्च किया गया था। यानी कि 45 साल का मिशन पहले यह मिशन था लूना 24 जो सोवियत संघ के द्वारा 1976 में लॉन्च किया गया था। अब वह 45 साल के बाद यह फिर से दूसरा लॉन्च करने वाला है जो यह 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और बात करते हैं वहीं इसका उद्देश्य की जो लॉन्च करने वाले हैं तो इसका उद्देश्य है लैंडिंग तकनीक को साबित करना, दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे पानी का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और वहीं बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो बात करते हैं इससे पूर्व वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने अपना पहला लूना फर्स्ट लॉन्च मिशन शुरू किया था और वह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्षयान बन गया था। यानी कि विश्व में पहला मानव अंतरिक्षयान भेजने वाला बात करते हैं देश में तो रूस पहला था और दूसरे नंबर पर अमेरिका था। और बात करते हैं और भी
अब बात करते हैं कुछ पुस्तक की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए, और ये पिछले प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है, भूलना नहीं है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन यानी कि पुस्तक के बारे में। तो 15वां शेख जायद अवार्ड किसे दिया गया है? तो 15वां शेख जायद अवार्ड की बात करें तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो डेविड डायब को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड की बात करते हुए कीर्ति करत को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी अवार्ड की बात करते हो CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं।